डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं ऋषिराज यादव आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखो प्यारे प्यारे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब तो हम अभी तक 13 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, 14 आज स्टार्ट कर। 13 तक क्या क्या हमने स्टडी किया, मैं उसको एक बार क्विक रिवाइज करता हूं। सबसे पहले बेटा हमने स्टडी किया था इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें बताया था कि हमारे सेल्स के न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल या पोषक तत्वों को डिग्रेड करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन को वो कंज्यूम करेगा तो CO2 प्रोड्यूस होगी। CO2 हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक है सॉरी। तो ऐसे में उसे बाहर निकालना जरूरी है। तो उसे बाहर निकालने के लिए हमने नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टडी किया था कि सभी जंतुओं में अलग अलग प्रकार के श्वसनांग पाए जाते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन आवास और संगठन के आधार पर हमने डिवाइड किया था। उसके बाद हमने श्वसन की क्रियाविधि या मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में बात की थी। और उसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेज या गैसों का विनिमय किस तरीके से कूपिका से ब्लड में और ब्लड से टिश्यू के बीच में संभव हो पाता है, ये स्टडी किया। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मैं बात कर रहा था तो मैंने ये भी बताया था कि विभिन्न प्रकार की गैसों का पार्शियल प्रेशर कितना है, उनकी सॉल्युबिलिटी या विलेयता कितनी है, और दो सरफेस, दो सतह जिनके बीच में विषण होना है, ये कितना है, उसके ऊपर निर्भर करता है। फिर उसके बाद हमने बात की थी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज या गैसों का परिवहन, और गैसों का परिवहन किस तरीके से संभव हो पाता है, वो मैंने बताया था। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट दो ही तरीके से, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में 97% और प्लाज्मा की घुलित अवस्था में 3%। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट मैंने अलग अलग 3 तरीके से बताया था, जिसमें से एक तरीका मैंने आपको बताया था प्लाज्मा की घुलित अवस्था में 7%, 23% कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में और 70% बाइकार्बोनेट के। इन सब के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसके बाद में मैंने आपको बताया किस तरीके से श्वसन का नियमन या रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन होगा, और उससे संबंधित विकार, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी सिस्टम, उन सभी के बारे में बात की थी जो एनसीईआरटी से रिलेटेड थे, जैसे कि अस्थमा है, जैसे कि एम्फाइसीमा है, जैसे कि ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अस्थमा को दमा, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को व्यावसायिक श्वसन रोग, और एम्फाइसीमा को वात स्फीति के नाम से जानते हैं। फिर उससे संबंधित एनसीईआरटी से बाहर का कुछ पोर्शन है, उनके बारे में हम स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके के विकार और किस तरीके की टर्मिनोलॉजी और भी हो सकती है। और फिर इन संबंधित नियमन और विकार से संबंधित जितने भी 8 से 10 क्वेरी जो मैं आज लेके आया हूं आपके सामने, उन सबको मैं डिस्कस करूं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। याद रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम संवातन एवं गैसों का विनिमय पढ़ रहे हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर, इन सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। कौन सा लेक्चर है बेटा ये? लेक्चर नंबर 14। तो देखिए टर्मिनोलॉजी क्या क्या है। फर्स्ट, एनोक्सिया, इसका मतलब O2 एब्सेंट है, O2 की अवेलेबिलिटी क्या है? एब्सेंट। सेकंड, हाइपोक्सिया, इसका मीनिंग क्या है? लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। थर्ड, एपनोइया, इसका मतलब है एब्सेंट ब्रीदिंग, मीन संवातन की क्रिया अनुपस्थित। फोर्थ, हाइपोनोइया या ब्रैडिक्नोइया, इसका मतलब ब्रीदिंग रेट जो है वो क्या है? स्लो। इसका मतलब CO2 का लेवल क्या है?
कम। फिफ्थ, हाइपर कैपनिया, जिसका मतलब होता है ब्रीदिंग रेट फास्ट, इसका मतलब CO2 का लेवल क्या रहा होगा, ज़्यादा। 6, साइनोसिस, या इसी को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लूइश बॉडी कलर, ब्लूइश बॉडी कलर, और जो ये बॉडी कलर ब्लूइश है, इसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं। बॉडी के अंदर नाइट्रेट की कंसंट्रेशन राइज हो जाए, बॉडी के अंदर मैथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाए, या बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होना शुरू हो जाए, तब जाकर साइनोसिस या ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है। आई रिपीट, मैथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्सिंग ऑफ ब्लड पॉसिबल हो जाए, या फिर बॉडी के अंदर नाइट्रेट या फर्टिलाइजर्स की कंसंट्रेशन राइज होना शुरू हो जाए। एस्फाइक्सिया, एस्फाइक्सिया या इसी को बोलते हैं सफोकेशन, जब बॉडी के अंदर हाइपोक्सिया एंड हाइपरकैपनिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, या मैं कह सकता हूं ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो गई है और CO2 का लेवल ज़्यादा हो गया है, इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम, एस्फाइक्सिया या सफोकेशन। आई रिपीट, एनोक्सिया, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी एब्सेंट, हाइपोक्सिया, लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, एपनोइया, ब्रीदिंग एब्सेंट, हाइपोनोइया या ब्रेडिपनोइया, ब्रीदिंग रेट स्लो, हाइपरकैपनिया, ब्रीदिंग रेट फास्ट, साइनोसिस, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लूइश बॉडी कलर, या एस्फाइक्सिया सफोकेशन मींस हाइपोक्सिया और हाइपरकैपनिया या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम, CO2 की अवेलेबिलिटी ज़्यादा, दोनों के मिक्सचर को क्या बोल रहे हैं हम। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, इस्केमिया, क्वेश्चन पूछा जा चुका है IPMT। इस्केमिया का मतलब होता है लेस अवेलेबिलिटी ऑक्सीजन टू द टिश्यू। टिश्यू के पास में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो पा रही, उसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, क्या पता हार्ट फेलियर हो, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये रेस्पिरेशन से रिलेटेड एक वायरल डिसऑर्डर है जो म्यूटेंट वायरस की वजह से डेवलप हुआ। 26 फरवरी 2003 को सबसे पहले चाइना से ये रिपोर्ट किया गया था। नेक्स्ट, बैक्टीरियल डिसऑर्डर, रेस्पिरेशन से रिलेटेड बैक्टीरियल डिसऑर्डर कौन कौन से? TB, ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से पॉसिबल हुआ है। न्यूमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या डिप्लोकोकस न्यूमोनी, इनकी वजह से ये बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स डेवलप होता है। इस्केमिया है लेस अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू। सार्स है सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, एक वायरल डिसऑर्डर है। बैक्टीरियल डिसऑर्डर TB है, न्यूमोनिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से ट्यूबरक्लोसिस, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा और डिप्लोकोकस न्यूमोनिया।
इसके अलावा कुछ रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि मैं कहूं स्नीजिंग है, जिसे छींकना बोलते हैं, जैसे कि योनिंग है, जिसे उबासी लेना बोलते हैं, कफिंग है, कफ फॉर्मेशन जब होता है उसको बोलते हैं, हिकअप है, जिसे हिचकी लेना कहा। जैसे स्नीजिंग है, कोई भी इरिटेटिंग मटेरियल हमारे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के कांटेक्ट में आ जाए, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मीन्स घ्राण उपकला के कांटेक्ट में कोई भी इरिटेबल मटेरियल आ जाता है, तो एक रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है, उस रिफ्लेक्स एक्शन को यहां पर स्नीजिंग के नाम से जाना। सिमिलरली कफिंग भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन या प्रतिवर्ती क्रिया, या इसके अंदर जितना भी कफ फॉर्मेशन होता है तो कफ माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। योनिंग उबासी लेना, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर CO2 कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड O2 लेवल कीप्स ऑन, तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, CO2 का लेवल बढ़ गया, उबासी आना शुरू हो जाएगी। हिकअप, इसमें जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन, या तो इसको बोलते हैं झटके के साथ अपूर्ण अंतःश्वसन हुआ है, या स्पाज्म कॉन्ट्रैक्शन इन डायफ्राम, या डायफ्राम के अंदर अचानक से संकुचन की अवस्था देखने को मिली। तो इस तरीके से आपको स्नीजिंग पूछा जाए, योनिंग पूछा जाए, कफिंग या हिकअप, तो कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, योनिंग बॉडी के अंदर CO2 का लेवल बढ़ रहा है उसकी वजह से हो रही है, हिकअप जर्की इनकम्प्लीट इंस्पिरेशन को दर्शाता है। ये सभी जो मैंने बातें की आपसे, ये NCERT से बाहर से हैं, लेकिन कुछ NCERT से रिलेटेड हैं। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे जनरेट किए जा सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहां से जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे वो देखते हैं। ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा आज, और अगले, जैसे कि आपको पता है 15 लेक्चर मिले हैं इस चैप्टर के लिए, तो अगले जो लेक्चर में हम सभी टॉपिक और कंटेंट से रिलेटेड इसमें जितने भी प्रकार के क्वेरीज बनते हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स, नियमन एवं विकार से संबंधित प्रश्न जो आज मैं आपसे करा रहा हूं, ध्यान से समझे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। क्वेश्चन फर्स्ट, the blue baby syndrome results
फ्रॉम, जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ उसको हिंदी में बताऊंगा, लेकिन मैं इंग्लिश में लैंग्वेज के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ब्लू बेबी सिंड्रोम रिजल्ट, ब्लू बेबी के बारे में पूछा है। ऑप्शन देखो क्या क्या दिए गए। पहला दे रखा है एक्सिस डिजोल्व सॉलिड, एक्सिस ऑफ टोटल डिजोल्व, तो टोटल डिजोल्व सॉलिड जितने भी हैं वो एक्सेस अमाउंट में इकट्ठे हो गए शरीर में, नहीं, ये कोई रीजन नहीं है। एक्सेस ऑफ क्लोराइड, ये भी रीजन नहीं। एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन, एंड फोर्थ ऑप्शन ऑब्वियसली करेक्ट है, यहां पर लिख रखा है मैथ हीमोग्लोबिन। मैथ हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन से O3 बाइंड करना शुरू कर दे तो ये रिजल्टेंट में मैथ हीमोग्लोबिन, इट मींस ये O3 यहाँ पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल करके मैथ हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कर लेता है, जिसकी वजह से ब्लूइश कलर डेवलप हो जाता है, जिसे बोल रहे हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर? विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन डिसऑर्डर? फर्स्ट है न्यूमोनिया, पॉल्यूशन रिलेटेड डिसऑर्डर तो नहीं। बैक्टीरियल डिसऑर्डर, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वायरल डिसऑर्डर है। फ्लोरोसिस, फ्लोरोसिस ये फ्लोराइड कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ने से हो जाएगा, सही है। लेप्रोसी, लेप्रोसी ये भी एक प्रकार का वायरल डिसऑर्डर है। न्यूमोनिया भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, कौन सा है ये? कैसा? बैक्टीरियल, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये वायरल, और ये तो आपसे वैसे पूछ लिया जाए लेप्रोसी कैसा है? बैक्टीरियल। न्यूमोनिया कैसा है? बैक्टीरियल। सार्स कैसा है? क्लियर है मेरी बात? है थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड, disease are characterized by fibrosis of lungs in देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है मीडिया स्टीनम, मध्यावकाश, अपर पार्ट ऑफ लंग्स, लोअर पार्ट, बेस ऑफ लंग्स। क्वेश्चन पूछा गया है ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा? ओआरडी की। ओआरडी मैंने आपको बताया था कि फाइब्रोसिस या फाइबर का फॉर्मेशन कौन सी जगह पॉसिबल होगा? अपर पार्ट में पॉसिबल होगा, एंड द करेक्ट आंसर इज ये मीडिया स्टीनम क्या है? दोनों लंग्स के बीच का स्पेस, लोअर पार्ट और बेसल पार्ट में नहीं होगा। ये भी गलत, ये भी गलत, करेक्ट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।